तो अप्रॉक्सीमेट आर दोज साउंड्स जिनमें कि फ्रिक्शन से कम ओरल ट्रैक्ट कंस्ट्रिक्शन चाहिए होता है। मतलब फ्रिक्शन में जितना फ्रिक्शन साउंड प्रोड्यूस करने में जितना कंस्ट्रिक्शन करना पड़ता है पूरे ओरल ट्रैक्ट में, उससे कम कंस्ट्रिक्शन से कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वो है अप्रॉक्सीमेंट। ठीक है। जैसे जो ऑब्स्ट्रुएंट साउंड है, एक एक तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑब्स्ट्रुएंट्स आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है। इसका आंसर है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश हैज 17 ऑब्स्ट्रुएंट साउंड। ठीक है। 17 ऑब्स्ट्रुएंट साउंड होता है इंग्लिश में। 6 प्लोजिव होता है, 2 एफ्रिकेट होता है और 9 फ्रिकेटिव होता है। इसका मतलब कि प्लोजिव, एफ्रिकेट और फ्रिकेटिव तीनों चीज़ें जो हैं ये ऑब्स्ट्रुएंट के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। और सोनोरेंट 7 सोनोरेंट है इंग्लिश में। 3 नेजल है, 2 लिक्विड है और 2 सेमाई वावल ग्लिड है। ठीक है। तो इसका मतलब कि सोनोरेंट का मतलब क्या हुआ? सोनोरेंट क्या होता है? सेमाई वावल ग्लिड और लिक्विड। ठीक है। लिक्विड जैसे ल और र ये सोनोरेंट साउंड है, और सेमाई वावल ग्लिड जो है जैसे व और य, ये दोनों भी सोनोरेंट साउंड है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑब्स्ट्रुएंट फीचर क्या है। तो ऑब्स्ट्रुएंट इज द नेम रेफरिंग टू कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। स्टॉप और फ्रिकेटिव ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं ऑब्स्ट्रुएंट। और अभी ऊपर बात हुई थी कि प्लोजिव या स्टॉप और फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट ये तीनों ऑब्स्ट्रुएंट साउंड होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑब्स्ट्रुएंट का मतलब क्या है? जो प्लोजिव और फ्रिकेटिव साउंड है वो ऑब्स्ट्रुएंट साउंड है। ठीक है। और ऑब्स्ट्रुएंट का जो फीचर होता है डिस्टिंक्टिव फीचर थियरी के अकॉर्डिंग, ऑब्स्ट्रुएंट का जो फीचर होता है वो होता है माइनस सोनोरेंट। ठीक है। क्योंकि सोनोरेंट का मतलब हो गया वावल या लिक्विड या ग्लिड, है ना? समझ गए? Obstruents are characterized by turbulent airflow with major constriction in the vocal tract. ठीक। तो यानी कि जब वो होगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? कि जब ऑब्स्ट्रुएंट साउंड प्रोड्यूस होगा तो वोकल ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्शन होगा। जैसे क, ग, प, ब, त, द, ट, ड, ये सारा स्टॉप है और सब में जो है कि वोकल कंस्ट्रिक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको ऑब्स्ट्रुएंट साउंड बोला जाएगा। अब इसके बाद जो है कि तो ये ऑब्स्ट्रुएंट साउंड हो गया। ठीक, समझ गए ना? ये तो स्टॉप था। अब फ्रिकेटिव में जैसे ख, ख, ये जो साउंड है ना, ख एक्स से डिनोट किया जाता है, व्हीलर फ्रिकेटिव है ये। तो इसमें भी कंस्ट्रिक्शन हो रहा है व्हीलर पोजीशन में। ख ये फ्रिकेटिव साउंड है, तो ये भी तुम्हारा ऑब्स्ट्रुएंट का एग्जाम्पल है। तो यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मेजर क्लासेस ऑफ स्पीच साउंड, दैट इज कॉन्सोनेंट, वावल, लिक्विड एंड ग्लिड। ठीक। पहला ऑप्शन इसमें है कंटिन्यूएंट और ऑब्स्ट्रुएंट। कंटिन्यूएंट मतलब जैसे वावल हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर। ठीक। तो वावल और ग्लिड ये दोनों चीज़ों को ये संभाल लेगा, और ऑब्स्ट्रुएंट जो है वो कॉन्सोनेंट और लिक्विड को संभाल लेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट और लिक्विड क्या है? दोनों ल, र, ये दोनों लिक्विड साउंड है, इनमें कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो कॉन्सोनेंट और लिक्विड है उसको ऑब्स्ट्रुएंट संभाल लेगा। तो कंटिन्यूएंट, ऑब्स्ट्रुएंट इनके बीच में क्लासिफिकेशन कर सकता है। ठीक। अब अगला देखो, वोकलिक और सिलेबिक। वोकलिक मतलब वावल
और सिलेबिक मतलब एक ऐसा सेगमेंट जिसमें वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट को संभाल लेगा और वोकलिक वावेल को संभाल लेगा, ठीक है। तो ये भी जो है कि ऑप्शन इन चारों के बीच में कब क्लासिफिकेशन कर सकता है। अब अगला देखो, वोकलिक और कॉन्सोनेंटल साफ साफ संभाल लेगा। कॉन्सोनेंटल मतलब कॉन्सोनेंट, वोकलिक मतलब वावेल, ये भी संभाल लेगा। अगला देखो, सिलेबिक और अप्रॉक्सीमेंट। सिलेबिक चूंकि वावेल को संभाल सॉरी कॉन्सोनेंट को संभाल सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेंट जो है, अबे तो अप्रॉक्सीमेंट भी तो अप्रॉक्सीमेंट का मतलब जानते हो कि नहीं? अप्रॉक्सीमेंट का मतलब होता है कि ऐसे साउंड जो जिनमें कि वोकल ट्रैक्ट को कंप्लीटली बंद नहीं किया जाता है, थोड़ा सा बस फ्रिक्शन की तरह उसमें साउंड दे दिया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, समझे। तो हालांकि मान लो सिल्बिक जो है, ये सिल्बिक मेनली किस चीज़ के बारे में बात करता है? सिल्बिक मेनली बात करता है जहाँ पे एक वावेल के साथ कोई भी सिलेबल खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ऑनसेट हो गया, कोडा हो गया, राइम हो गया। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इनमें सिलेबिक का मेन काम क्या होता है कि कोई भी सेगमेंट वावेल के साथ खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और तो मान लो कि सिलेबिक तुम्हारा वावेल को संभाल लेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेंट कॉन्सोनेंट को तो नहीं संभाल पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अप्रॉक्सीमेंट फ्री फ्लो ऑफ एयर हो जा रहा है ना, आर्टिकुलेटर्स बहुत क्लोजली आ रहे हैं लेकिन बंद नहीं हो रहे हैं, समझे। ये तो मान लो हो गया अप्रॉक्सीमेंट। वोकलिक एक बार सर्च कर रहा हूँ, रुक तो। देखो, वोकलिक का मतलब होता है कि ऐसे साउंड जो कि वॉइस्ड हैं और ओपन हैं। इसका मतलब कि नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो थ्रू द माउथ, समझे। तो ये होते हैं वोकलिक साउंड। वोकलिक मतलब समझा अब? वोकलिक का मतलब कि ऐसे साउंड जो कि वॉइस्ड हैं और ओपन हैं। तो सारे वावल वॉइस्ड होते हैं, ये तो जानते ही होंगे। और वावल साउंड मीनिंग वावल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो थ्रू द माउथ। वावल साउंड को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के प्रोड्यूस किया जाता है।
ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। रुको तो कल जाके पूछता हूँ मैडम, वहाँ से मैसेज करता हूँ, समझे। बस इतना इतना याद कर लो कि कॉन्सोनेंट वॉवल लिक्विड ग्लिड, ये इसको कंटिन्यूएंट और ऑब्स्ट्रुएंट कर सकता है, वोकलिक और सिलेबिक कर सकता है, वोकलिक और कॉन्सोनेंटल भी कर सकता है, लेकिन सिलेबिक और अप्रॉक्सीमेंट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सिलेबिक का मतलब एक तरीके से मेनली वॉवल पे फोकस कर रहा है, और अप्रॉक्सीमेंट का मतलब कि मेनली ये ऐसे साउंड पे फोकस कर रहा है जो कि फ्री फ्लो ऑफ एयर से प्रोड्यूस हो रहे हैं। कंस्ट्रिक्शन थोड़ा सा हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है, तो इसमें कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही है, समझे। इस फीचर में प्लस माइनस सिलेबिक और प्लस माइनस अप्रॉक्सीमेट में कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये इन चारों के बीच में क्लासिफिकेशन करने में असमर्थ है, ठीक है। पिच का मतलब, पिच ऑफ अ साउंड का मतलब हुआ कि ऐसा ऑडिटरी प्रॉपर्टी साउंड का जो कि लिसनर को मतलब इतना क्लियर हो जाता है लिसनर को कि इसको हाई पे रखना है कि लो पे रखना है, ठीक है। पिच की मदद से लिसनर ये काम कर सकता है, हाई पे रख सकता है किसी साउंड को या लो पे रख सकता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ साउंड और ऑडियो सिग्नल often displayed as a graphic representation of amplitude or intensity level against frequency, ठीक है। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी लेवल दोनों एक चीज़ें होती हैं। एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, तो अगर मतलब समझे, अगर ये भी पूछ दे कि इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड से कि फ्रीक्वेंसी से, तो उसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड लेवल से, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। हाँ, तो एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, और एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है, खड़ा, और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे होता है, वर्टिकल, लेटा हुआ। नहीं रे, वर्टिकल इज वर्टिकल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब खड़ा। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल में फ्रीक्वेंसी आता है, और जो है कि वर्टिकल में एम्पलीट्यूड आता है। एम्पलीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी लेवल। अब देखो यही चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2020 के क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम में दिया हुआ था कि इसमें दो चीज़ें दर्शाई जाती हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम से तीन चीज़ें दर्शाई जा सकती हैं, जो कि हैं फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम। इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड, यानी कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम, इन तीनों चीज़ों को इससे दर्शाया जा सकता है, समझे। तो ये था तुम्हारा स्पेक्ट्रम। एक्सप्लिकेटर कंपाउंड वर्ब कंस्ट्रक्शन V1 प्लस V2 में V1 को पोलर वर्ब कहा जाता है और V2 को एक्सप्लिकेटर वर्ब कहा जाता है या वेक्टर वर्ब कहा जाता है। सॉरी, एक्सप्लिकेटर कंपाउंड वर्ब का मतलब तो ये हो गया ना कि V1 और V2 का कॉम्बिनेशन, लेकिन V1 जो है पोलर होता है और V2 वेक्टर वर्ब होता है, और V2 ही ग्रामेटिकलाइज्ड वर्ब भी होता है, ठीक है। जैसे खाना खाया, तो खाया मतलब ग्रामेटिकलाइज हो गया, ठीक। और सेमेंटिक मीनिंग जो होता है वो हमेशा V1 के पास होता है, खाना खाया, ठीक है। डेडलाइन का मतलब हो गया एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। अगला देखो, यूनेस्को, नाटो, एम्स, सिसरो एक्रोनिम्स। अगला देखो, मॉर्फ विच डज नॉट गेट रियलाइज एज अ मॉर्फीम इज नोन एज।
एम्प्टी मॉर्फ नहीं रे, एम्प्टी तो होता है। हाँ, एम्प्टी एम्प्टी मॉर्फ में मतलब मीनिंग, हाँ मीनिंग नहीं होता है, फॉर्म होता है एम्प्टी मॉर्फीम में। और जीरो मॉर्फीम में मीनिंग होता है, फॉर्म नहीं होता है। हाँ, जीरो मॉर्फीम मतलब कि मीनिंग है लेकिन फॉर्म नहीं है, और एम्प्टी में फॉर्म है लेकिन मीनिंग नहीं है। ठीक, अगला देखो। मेरी तो गड़बड़ा गया है क्या? बढ़ाना पड़ेगा। समझे? तो कॉन्केटनेशन, मॉर्फोलॉजी में कॉन्केटनेशन का मतलब क्या है? सरकमफिक्सेशन ऑफ मॉर्फीम इन अ वर्ड, ये नहीं है, ये गलत है। कॉन्केटनेशन का मतलब है, सरकमफिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, लिंकिंग मॉर्फीम्स, सरकमफिक्सेशन, सरकमफिक्सेशन मतलब समझ रहे हो कि नहीं क्या है? अरे सरकमफिक्सेशन जैसे आडील, कान इंडोनेशियन वर्ड है कि कहीं उधर ही का वर्ड है, टागालोग लैंग्वेज का है शायद। तो उसमें आडील मतलब फेयर है, फेयर मतलब सुंदर। और के आडिल आन, के आडिलान मतलब है फेयरनेस, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि आडिल का मतलब फेयर, और के आडिलान मतलब फेयरनेस। तो सरकमफिक्सेशन में क्या होता है कि एक ही मॉर्फीम, बेस मॉर्फीम के दोनों साइड पे जो है कि मॉर्फ आके जुड़ जाता है, तो ये होता है सरकमफिक्सेशन। समझे? तो कॉन्केटनेशन का मतलब सरकमफिक्सेशन नहीं है। ठीक है, कॉन्केटनेशन का मतलब क्या है? लिंकिंग मॉर्फीम्स टुगेदर, मॉर्फीम्स को एक साथ लाना। और क्या है? नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड डेरिवेशंस इन द वर्ड, वर्ड में जो इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन हो रहे हैं उनकी उनके उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करता है ये कॉन्केटनेशन। ठीक है, क्योंकि कॉन्केटनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी बेस फॉर्म को कंजुगेट कर देना, कंजुगेट कर देना, या उसमें सफिक्स जोड़ देना, प्रीफिक्स जोड़ देना। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। और तीसरी चीज है सेपरेटिंग द मॉर्फीम्स इन अ वर्ड। समझे? मॉर्फीम्स को अलग करने का काम भी करता है ये। हाँ, मॉर्फीम्स को अलग अलग कर देता है। मॉर्फीम्स को अलग अलग, क्या कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से यही है कि बेस फॉर्म में तुम्हारा जो है कि प्रीफिक्स सफिक्स आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो कॉन्केटनेशन की मदद से तुम बता सकते हो कि अ, ये जो है इसमें ये चीज़ें आके जुड़ गई हैं, है ना? तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आके जुड़ी हैं तो कहीं से आके जुड़ी होंगी, तो उनको अलग भी किया जा सकता है कॉन्केटनेशन की मदद से। ठीक है, और कॉन्केटनेशन मेजरली नाउन का किया जाता है, जैसे टेबुलवा, टेबलवा, ठीक है, गटलवा। ठीक है, नाउन का जो इन्फ्लेक्शन उसमें जोड़ा जाता है, नाउन में जो प्रीफिक्स सफिक्स किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्केटनेशन। वर्ब में इधर उधर किया जाता है तो उसको कुछ और बोला जाता है। समझे? From the perspective of grammatical analysis as part of two-way classification of syntactic construction using the distributional criteria, ग्रामेटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन का टू वे क्लासिफिकेशन। और किसकी मदद से टू वे क्लासिफिकेशन? तो डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइटेरिया की मदद से सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन का टू वे क्लासिफिकेशन। तो ऐसे में एंडोसेंट्रिक कौन सा है?
तो वो है द बिग हाउस। ठीक है, एंडोसेंट्रिक क्यों है? तो देखो, द हाउस के बारे में बात कर रहा है, बिग हाउस के बारे में बात कर रहा है, समझे? तो द बिग हाउस एंडोसेंट्रिक है। द बॉय एट अ मैंगो, ये इसमें दो दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। बॉय है, मैंगो है, अलग। ठीक, अब अगला है द फियर्स येलो जाइंट किक्ड द ड्वार्फ, मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, फियर्स येलो जाइंट एक, और दूसरा है ड्वार्फ। ड्वार्फ माने बौना। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। अब अगला देखो, ऑन द केक, तो ऑन भी जो है केक के बारे में बात कर रहा है, द भी केक के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है, इसका जवाब मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है ना कि द तो एक जैसे वो है, स्पेसिफायर है, स्पेसिफाई कर रहा है कि हर घर में कौन सा घर। ठीक है, तो द बिग हाउस। अब ऑन द केक, द केक के बारे में बात कर रहा है, और ऑन, अब ये नहीं पता बहन को, माँ चुका है। तो प्लूरल नाउन, ऐसे कुछ प्लूरल नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, जैसे सीजर, ग्लासेस, तो ये क्या है? प्लूरेलिया टेंटनम नहीं है, प्लूरेलिया टेंटम है। हाँ, तो इसका मतलब कि हाँ, तो ये क्या है, यूफेमिज्म है कि डिस्फेमिज्म है? An expression that refers to something that people hesitate to mention lest it causes offense, but which lessens the offensiveness by referring indirectly in some way, is known as euphemism. लेकिन एक बात समझ लो कि यूफेमिज्म और डिस्फेमिज्म में डिफरेंस क्या है। तो हमको जहाँ तक पता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। यूफेमिज्म का मतलब है, यूफेमिज्म का मतलब है, यूफेमिज्म का मतलब है इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर्ड टू बी टू हार्श और ब्लंट। ठीक, यूफेमिज्म ये हो गया है। अब डिस्फेमिज्म देखो, डायरेक्ट बोल देना। देखो, डिस्फेमिज्म इज एन एक्सप्रेशन विथ कॉनोटेशंस दैट आर डेरोगेटरी ईदर अबाउट सब्जेक्ट मैटर और द ऑडियंस, समझे? हाँ, डिस्फेमिज्म कंट्रास्ट विथ न्यूट्रल और यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशंस, मतलब न्यूट्रल होना या यूफेमिस्टिक होना इसका पलट है डिस्फेमिज्म। हाँ, डिस्फेमिज्म का मतलब है कि ऐसा एक्सप्रेशन यूज करना जिसमें कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन का मतलब हो गया कि जिसमें सोसाइटी के वैल्यूज एडेड हैं। ठीक है, हाँ, और ये डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मतलब खराब। ठीक, तो ये हो गया यूफेमिज्म और डिस्फेमिज्म का मतलब। यूफेमिज्म का मतलब कुछ अच्छा बोलना, डिस्फेमिज्म का मतलब जैसे कुछ खराब हो रहा है तो उसको डायरेक्टली बोल देना कि अरे लौड़ाई क्या हो रहा है। A proposing is a type of sentence in which lexically governed or subcategorized phrasal constituents appear to the right of its canonical position. माने समझे? जो लेक्सिकली गवर्नड या सब कैटेगराइज फ्रेजल कंस्टिट्यूएंट आ रहे हैं, जैसे जो भी चीज़ सब कैटेगराइज होगी पिछले चीज़ के बारे में, जैसे द ब्लू कार, मान लो फॉर एग्जांपल द ब्लू कार,
तो द ब्लू कार इज डर्टी मान लो, समझ लो। तो द ब्लू कार के बारे में बात हो रही है और बताया जा रहा है कि इट इज डर्टी। तो इट इज डर्टी कहाँ आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है सेंटेंस में, है ना। तो इसका आंसर होगा राइट ऑफ द कैनोनिकल पोजीशन। समझे? खेला हुआ ना बाबू, खेला हुआ कि नहीं? क्या है? खेला हुआ कि नहीं? हो गया खेला? हाँ, लेफ्ट ऑफ इट्स कैनोनिकल पोजीशन है। तो अब इसका मुझे मतलब नहीं पता है, इसको रट लो। प्रपोजिंग एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि लेक्सिकली गवर्न्ड, जो लेक्सिकल तरीके से गवर्न्ड या सब कैटेगराइज्ड फ्रेजल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कैनोनिकल पोजीशन के लेफ्ट साइड में आते हैं। कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं भाई? कहाँ आते हैं? प्रपोजिंग में जो सेंटेंस होता है उसमें लेक्सिकली गवर्न्ड या सब कैटेगराइज्ड फ्रेजल कंस्टिट्यूएंट कहाँ आते हैं? हाँ, लेफ्ट ऑफ द कैनोनिकल पोजीशन में आते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा लॉ तीन इंटर रिलेटेड चेंजेस, स्टॉप्स के तीन इंटर रिलेटेड चेंजेस फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन टू प्रोटो जर्मनिक के बारे में बात करते हैं। जैसे वॉइसलेस स्टॉप किस में बदल जा रहा है? वॉइसलेस फ्रिकेटिव में। तो जैसे प जो है वो बन जा रहा है फ, जैसे पीएस बन गया फिश, ठीक है। हाँ, प ट क बन जा रहा है फ थ ह, जैसे त्रेयस बन जा रहा है थ्री, त थ में बदल गया है, ठीक। तो प ट क बन गया फ थ ह। तो ये हो गया वॉइसलेस स्टॉप चेंजिंग टू वॉइसलेस फ्रिकेटिव। अब अगला है वॉइस्ड स्टॉप चेंजिंग टू वॉइसलेस स्टॉप। तो इसका मतलब कि वॉइस्ड स्टॉप कौन सा है? ब है ना। ब ड ग क्या बन गया? जैसे ड, हाँ, ब जैसे आपेल बन गया एप्पल, ठीक है। तो वॉइस्ड स्टॉप आपेल ब बदल गया वॉइसलेस स्टॉप एप्पल में। तो ये हो गया। अब अगला है हाँ, तो ब ड ग बदल जाता है, घोष्टी बन गया गेस्ट। अरे ये तो इसका एग्जांपल है। वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप चेंजिंग टू प्लेन वॉइस्ड स्टॉप। जैसे इसमें क्या होता है कि भ्रातृ जो कि वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप है भ, ये बदल जा रहा है ब्रदर में जो कि ब है, वॉइस्ड स्टॉप है। तो ये कवर होता है ग्रिम्स लॉ के अंदर, ठीक। कंपैरेटिव मेथड में किस चीज़ का एजम्पशन बहुत वैल्यूएबल माना जाता है? तो वो है रेगुलरिटी। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स में अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल सिचुएशंस, ऐसे सोशल सिचुएशंस विच आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, राइट, दे आर रेगुलेटेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड by a common set of behavioral rules। तो ऐसे सोशल सिचुएशंस which are regulated by the common set of behavioral rules, this is termed as domain। You might think of it as, because I thought of it as identity, but it's not identity. Common set of behavioral rules, social situations, institutionalized, so that's domain, like
You know, there are domains, work, peer group, so things like that. Okay, so there's a theory named the accommodation theory, called the accommodation theory in social linguistics. And this theory talks about why people modify their speech according to the addressee, according to the person that they are talking to. So it becomes more or less like the style of the addressee. You know, the speaker modifies their style of speaking, and they make it more like uh, that of the addressee. That's the accommodation theory in social linguistics. The accommodation theory. Now, talking about ELAN, ELAN as in ELAN. So ELAN allows different speakers to be transcribed on different tiers, and several coding tiers can be added. So what it allows, ELAN allows is for the separate speakers to be transcribed at the same time on several tiers. So 1, 2, 3, 4, right? So this is what it allows. On several and several coding tiers can be added one upon the other. So that's one. Several speakers can be transcribed on successive levels. And the second is that it allows researchers to time align the transcript and recordings. So, like subtitles, time aligning the transcript and the recording at the same time, right? So that ELAN allows to do that. It allows to time align the transcript and the recordings. The third thing is that it allows the researchers to make numerous independent and dependent annotations on any word or utterance. So, whatever the speaker speaks can be transcribed. That's the first thing. The second thing is that it allows to time align the transcript and the recordings. The third thing is that it allows dependent and independent annotations on any word of the utterance. So several annotations can be put around a word using ELAN. So there are three benefits. Several speakers can be transcribed, and several tiers can be added. The second thing is that dependent and independent annotations on any word can be added. The third thing is that it allows. This is the third one, yeah. The third thing is that it allows to time align the transcript and the recordings. So that's about the ELAN, and also the incorrect one is that ELAN is not a part of Exmeralda, right? So ELAN is not a part of Exmeralda. Remember that. Exmeralda, as in EXMARALDA, Exmeralda. ELAN is not a part of that. So about that, the norm NORM that was proposed by Peter Trudgill. It stands for non-mobile older people, rural people, and males. Right? It talks about male aspect of the speech, the norm of Peter Trudgill. Okay, so the next one is a non-finite verb form which mainly masks the adverbial subordination in the South Asian languages is known as what? So मतलब कि साउथ एशियन लैंग्वेजेस में नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म जिसका पर्पस होता है
टू मास्क, टू कवर अप द एडवर्बियल सबऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म का काम क्या है कि एडवर्बियल सबऑर्डिनेशन को छुपा देना, मास्क, कंसील, हाइड। सो इस ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म को क्या कहा जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस? सो द आंसर इज subordinate, conjunctive participle, yeah, conjunctive participle, right? conjunctive का मतलब conjunct तो समझ में आ ही रहा है कि two clauses come together. Participle is when a verb form is altered to give out some other word. For example, adverb or noun. For example, working woman, that's an adjective. Working and woman, right? So working comes from the verb work, working woman. And then, for example, yeah, for example, noun, as in uh, good breeding, good breeding. So breed forms breeding, good breeding, or child rearing, that could also be so yeah, that's about the participle, and it is mostly used in English to create compound verbs. For example, is going, has been, right? So that's a participle. Now if we talk about the question itself, तो साउथ एशियन लैंग्वेजेस में नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स विच आर यूज्ड टू मास्क the subordinating the adverbial subordination. They are used to conceal the adverbial subordination. They are called conjunctive participles. तो डार्डिक लैंग्वेज में, कश्मीरी में खास करके, और डार्डिक लैंग्वेजेस में इन जनरल, दे हैव लॉस्ट एस्पिरेशन। ठीक है, और इंडो आर्यन का ऐसा लैंग्वेज जिसमें एस्पिरेशन नहीं है वो है सिनलीज। और तुम्हारा असमीज और रोमेनी, रोमेनी है कि साला, रोमेनी समझे में नहीं आता है कौन सा लैंग्वेज है। रोमानी, लगता है कि रोमेनियन लिखा टाइप उसको शॉर्ट कर दिया है, उसमें रेट्रोफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेजेस जितनी हैं इन सब में तुम्हारा वो है, टोन है, समझे? सारे, हाँ, टोनल लैंग्वेजेस हैं सारे, लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि टोनल नहीं है, उसका नाम है गारो। ठीक है, हाँ, गारो, गारो जयंतिया हिल्स। समझे? जैसे स्पोक, ऑल ऑफ द अबव है आंसर इसका। स्पोकन लैंग्वेज में जैसे फोनेमिक फीचर होता है, ठीक है, उसी तरीके से साइन लैंग्वेज में तीन चीज़ें होती हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट मेड बाय हैंड, हैंड से कैसा मूवमेंट हो रहा है। दूसरा, लोकेशन ऑफ द साइन इन स्पेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, तो हथेली का क्या ओरिएंटेशन है, कैसा है, और साइन का स्पेस में लोकेशन कैसा है, उससे होता है। और हैंड शेप यूज्ड टू मेक द साइन, कैसा हैंड शेप यूज़ किया जा रहा है साइन को प्रोड्यूस करने के लिए, ये तीनों फैक्टर। अगला, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का मतलब समझ गए कि जैसे किसी स्टडी में दो लैंग्वेजेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उसमें जो डिफरेंस है उसमें जो डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, ये
इसको बोला जाता है कंट्रास्टिव एनालिसिस। जो दो लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस है तो उसको सीखने में लर्नर को दिक्कत होती है, तो ये होता है कंट्रास्टिव एनालिसिस हाइपोथेसिस। तो समझे, सेकंड लैंग्वेज के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस माना जाता है कि हाँ होता है। अब अगला, इफ़ लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज ओनली व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, तो जो देखा जा सकता है और नापा जा सकता है, तो इसको बोला जाता है बिहेवियरिज्म। अगला देखो, इन इट्स ओरिजिनल इंटेंशन द टेस्ट requires the construction of an artificial cognitive agent with a human behavior so natural that it cannot be distinguished from that of a human। मतलब एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जो विच रिक्वायर्स एक आर्टिफिशियल कॉग्निटिव एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट में, जिसके पास लैंग्वेज बिहेवियर होता है। और वो जो लैंग्वेज बिहेवियर इस आर्टिफिशियल एजेंट के पास होता है वो इतना नेचुरल होता है कि ये ह्यूमन के जो मतलब लैंग्वेज कॉग्निटिव एबिलिटी है उससे अलग ना किया जा सकता है, अलग ना किया जा सके। तो इसको बोला जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। समझे, ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट है ना, ये ट्यूरिंग टेस्ट दिया गया था 1950 में बाय एलन ट्यूरिंग। ये शायद एक क्वेश्चन भी आया था। ट्यूरिंग टेस्ट को ओरिजिनली इमिटेशन गेम भी बोला जाता था इमिटेशन गेम। इसमें आर्टिफिशियल कॉग्निटिव एजेंट प्रोड्यूस किया जाता है जिसके पास लैंग्वेज एबिलिटी होती है विच इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमन। अब अगला कि इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी वर्ड मटेरियल हेडलाइंस आर नोन टू हैव अ टेंडेंसी ऑफ ज़ेउमा। क्या होता है, दो चीज़ों को एक जैसा बताना। सिलेप्सिस, सेमांटिक एनोमली, टेलीग्राफिक स्टाइल। टेलीग्राफिक स्टाइल इसका आंसर होगा, है ना। हाँ, अननेसेसरी वर्ड मटेरियल को हटा देना, तो ये होता है टेलीग्राफिक स्टाइल। अब सेमांटिक एनोमली तो देखना नहीं, सिलेप्सिस देख लो। सिलेप्सिस का मतलब है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड इज अप्लाइड टू टू अदर्स ऑफ विच इट ग्रामेटिकली सूट्स ओनली वन। ठीक है, सिलेप्सिस इज अनदर टर्म फॉर ज़ेउमा। ज़ेउमा को ही सिलेप्सिस भी बोला जाता है, मतलब सिलेप्सिस ज़ेउमा का दूसरा नाम है। तो ज़ेउमा और सिलेप्सिस दोनों एक ही चीज़ें हैं। सिलेप्सिस का एग्जाम्पल है नीदर दे नॉर इट इज वर्किंग। समझे, हाँ। टू अदर्स एक वर्ड है जो कि दो चीज़ों को अप्लाई हो जा रहा है। नीदर दे नॉर इट इज वर्किंग। अब अगला, और एम्प्टी मॉर्फिम में होता है मतलब कि फॉर्म होता है लेकिन मीनिंग नहीं होता है। एम्प्टी का मतलब कि खाली है पूरा, जैसे ना। और जीरो का मतलब है कम से कम जीरो तो है। हाँ, जीरो का मतलब कुछ तो है, जीरो नहीं होता तो एक 10 नहीं बनता, 100 1000 नहीं बनता है। मतलब समझे, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब हो गया कि
ऑल मूवमेंट शुड अकर एज सून एज पॉसिबल, ये गलत है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है, मोटिवेशन का उल्टा है। इसका मतलब कि जल्दी नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, जो भी होगा लेट से ही होगा। और सही क्या क्या है प्रोक्रेस्टिनेट के बारे में, कि एन ऑपरेशन शुड टेक प्लेस ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड एंड नॉट बिफोर, जब तक किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़ जाए तब तक इट विल नॉट बी अंडरटेकन। ठीक। दूसरा क्या है कि इट प्रेफर्स डेरिवेशंस विच प्रेफर मूवमेंट अनटिल आफ्टर स्पेल आउट। इसका मतलब प्रोक्रेस्टिनेट ऐसे डेरिवेशंस को प्रेफर करता है जिनमें कि स्पेल आउट तक मूवमेंट नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है स्पेल आउट तक, तो ऐसे डेरिवेशंस को वो प्रेफरेंस देता है प्रोक्रेस्टिनेट। और तीसरी चीज़ की मूवमेंट को स्पेल आउट तक पोस्टपोन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि जब मूवमेंट हो तो उसके रिजल्ट का असर फोनेटिक फॉर्म पे पीएफ पे ना पड़े, इसलिए मूवमेंट को पोस्टपोन किया जाता है प्रोक्रेस्टिनेट में। 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। पहला क्या है कि जब ज़रूरत हो तभी कोई ऑपरेशन होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये स्पेल आउट तक डेरिवेशन को, मतलब मूवमेंट को रोक के रखता है, जब स्पेल आउट हो जाता है तभी मूवमेंट होने देता है। और तीसरी चीज़ कि ये मूवमेंट को स्पेल आउट तक इसलिए रोक के रखता है ताकि उसका असर फोनेटिक फॉर्म पे ना पड़े। ठीक है, समझे। ABC ओनली, तो इसका मतलब है कि पर्सन डेक्सिस का मतलब है फर्स्ट पर्सन, एड्रेसी एंड अदर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्वर्सेशन, ये हो गया पर्सन डेक्सिस। उसके बाद स्पेशल डेक्सिस का मतलब हो गया कि इन द फॉर्म ऑफ लोकेटिव एडवर्ब्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये हो गया स्पेशल डेक्सिस। तीसरा टेम्पोरल डेक्सिस functions to locate points और intervals on the time axis। ठीक है, टाइम एक्सिस पे पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरवल वो लोकेट करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेम्पोरल डेक्सिस। और उसके बाद जो है कि सोशल डेक्सिस, सोशल डेक्सिस का मतलब हो गया सर्टेन यूज ऑफ प्रोनाउंस। ये सही नहीं है, ये सही डेफिनेशन नहीं है सोशल डेक्सिस का। सोशल डेक्सिस गूगल पे दिया है कि इज द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन दैट शोज द स्टेटस ऑफ द स्पीकर, एड्रेसी और अ थर्ड पर्सन और एंटिटी रेफर्ड टू, एज वेल एज सोशल रिलेशनशिप होल्डिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो सोशल डेक्सिस डील्स विद फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड द वे आर यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो स्टेटस है मतलब पार्टिसिपेंट्स का, उसके बारे में बात करता है तुम्हारा सोशल डेक्सिस। जैसे सर हो गया, या लेडीज़, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जो रेस्पेक्टेड हो गया इसमें, ये सब कुछ सोशल डेक्सिस के अंडर आएगा। समझे। मतलब लोक्यूशनरी एक्ट्स आर दोज एक्ट्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच लाइक यूजिंग सर्टेन साउंड्स एंड मेकिंग सर्टेन टोन्स। मतलब कुछ टोन, जो कुछ साउंड या टोन जो यूज़ किया जा रहा है कॉन्वर्सेशन में या सेंटेंस में, ये है लोक्यूशनरी एक्ट। इलॉक्यूशनरी एक्ट क्या है, इट इज़ द एक्ट डन इन स्पीकिंग। अच्छा, इलॉक्यूशनरी ना, तो लोक्यूशनरी का मतलब, लोक्यूशनरी का मतलब हो गया कि जो साउंड्स यूज़ किए जा रहे हैं। इलॉक्यूशनरी का मतलब हो गया जो इफेक्ट, नहीं, हाँ, जो जो
एक्टिविटी हो रही है अटरेंस से, जैसे क्रास्टनिंग एंड सस्पेंडिंग, ठीक है, आई एम सस्पेंडिंग यू, तो उससे एक एक्टिविटी हो रही है। और प्री लॉक्यूशनरी क्या है? इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीकिंग, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द अटरेंस ऑन द लिसनर, जो सुनने वाला है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, आई एम सस्पेंडिंग यू। तो हाँ, तो उसके बाद जो उस लिसनर पे इफेक्ट हो रहा है वो होता है प्री लॉक्यूशनरी एक्ट, ठीक है। J.L. Austin and John Rogers Searle are two names associated with the Speech Act theory. तो लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और प्री लोक्यूशनरी तीन चीज़ें हो गई। आगे देखो, तो ए में दिया है कि लोक्यूशनरी एक्ट्स वेर एक्सप्लेन्ड बाई ऑस्टिन, ट्रू। बी दिया है परलोक्यूशन एक्ट्स आर परफॉर्म बाय द मीन्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ट्रू। हाँ, परलोक्यूशन, अच्छा, परलोक्यूशन परफॉर्म बाय मीन्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है। उसके बाद सी दिया है इलोक्यूशनरी एक्ट्स आर नॉट इंटरनल टू लोक्यूशनरी एक्ट, ये तो गलत होना चाहिए क्योंकि हाँ, नॉट इंटरनल टू लोक्यूशनरी एक्ट मतलब लोक्यूशनरी एक्ट के अंदर नहीं आता है इलोक्यूशनरी एक्ट, तो ये तो गलत है। लोक्यूशनरी में मतलब हो गया ये कि जो साउंड तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और इलोक्यूशनरी एक्ट का मतलब हो गया कि व्हाट इज़ डन बाय द सेइंग, जैसे व्हाट इज़ परफॉर्म बाय एन अटरेंस। तो मुझे तो लग रहा है कि ये तो सही होना, गलत है मतलब, हाँ सॉरी, इलोक्यूशनरी एक्ट आर इंडीड इंटरनल टू लोक्यूशनरी एक्ट, है ना, तो ये गलत है, सी गलत है। और डी कि इलोक्यूशनरी एक्ट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड वी आर डिफरेंट लोक्यूशनरी एक्ट, ये भी गलत है क्योंकि ये तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है? ए सही है। ओनली ए, अच्छा हाँ, ये गलत है कहना कि परलोक्यूशन एक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, मतलब परलोक्यूशन एक्ट जो है वो बॉडी लैंग्वेज से परफॉर्म होता है, ये गलत है। और इलोक्यूशनरी एक्ट डिफरेंट लोक्यूशनरी एक्ट से परफॉर्म किया जा सकता है। इलोक्यूशनरी एक्ट आर इंटरनल टू दी लोक्यूशनरी एक्ट, उसके अंडर आते हैं, लोक्यूशनरी एक्ट के अंदर। हाँ, स्टैमबॉम का मतलब है फैमिली ट्री एंड लैंग्वेज डाइवर्सिफिकेशन, तो बी ओनली, समझे। स्टैमबॉम का मतलब है फैमिली ट्री एंड लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। कंपैरेटिव मेथड के एप्लीकेशन में विच टू आर द फर्स्ट टू स्टेप्स? ए assemble cognates, B determine the status of similar correspondence, C establish sound correspondence, D reconstruct proto sounds। तो मुझे तो लग रहा है कि ए एंड डी होना चाहिए, असेंबल कॉग्नेट रिकंस्ट्रक्ट प्रोटो साउंड, है कि नहीं, कि इस्टेब्लिश साउंड करस्पॉन्डेंस, नहीं नहीं, ए एंड डी देखा जाए, नहीं एक्चुअली नो, ए एंड सी है, assemble cognates and establish sound correspondence। कॉग्नेट को मतलब, कॉग्नेट का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर वर्ड्स जो हैं दो लैंग्वेजेस में उनको असेंबल करो पहले, उसके बाद साउंड करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जो कॉग्नेट सेट है, ठीक है, उसमें जो जो साउंड्स मिल रहे हैं उनको पहले नोट डाउन करो, ठीक है।
डिटरमिन द स्टेटस ऑफ सिमिलर करस्पॉन्डेंस, कोई मतलब नहीं है, स्टेटस के बारे में चला गया। और रिकंस्ट्रक्ट द प्रोटो साउंड, ये तो मतलब समझ लो कि फाइनल स्टेप है ना लैंग्वेज रिकंस्ट्रक्शन का, है कि नहीं? फाइनल स्टेप है। जो प्रोटो साउंड पहले का जो साउंड था उसका उसको उसको ही तो पता लगाने के लिए शुरुआत की जा रही है। तो ये तो फाइनल मतलब माइलस्टोन होगा। ऑक्सिलियरी लैंग्वेज के लिए क्या सही है? तो पहला ऑप्शन, इट इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज यूज्ड फॉर वाइडर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी और अक्रॉस कम्युनिटीज। यही होता है शायद डेफिनेशन। ऑक्सिलियरी लैंग्वेज एन ऑक्सिलियरी लैंग्वेज, गूगल पर दिया है कि एन ऑक्सिलियरी लैंग्वेज इज वन not the primary or native language of a community. It may refer to interlanguage, an idiolect that has been developed by a learner of a second language, international auxiliary language, a planned language constructed for international communication such as Esperanto और इंटरनेशनल साइन। तो ये एक प्राइमरी या नेटिव लैंग्वेज नहीं होता है, ये एक प्लान्ड और बनाया हुआ मतलब है, ठीक है। इंटर लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलियरी लैंग्वेज। तो इसमें क्या दिया गया है ऑक्सिलियरी लैंग्वेज के बारे में, क्या क्या सही? पहला, इट इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज यूज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी और अक्रॉस कम्युनिटीज, ये सही है। बी क्या दिया है? बी दिया है कि स्वाहिली एंड जर्मन फुलफिल दिस फंक्शन इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। स्वाहिली तो नहीं, क्योंकि स्वाहिली तो एक नेटिव लैंग्वेज है। अब जर्मन का मुझे पता नहीं, जर्मन तो शायद अफ्रीकन कंट्री में शायद कहीं बोली ही नहीं जाती है, पता नहीं। ए सही है, बी गलत है, सी जो है तुम्हारा कि स्पीकर्स ऑफ्टन हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन द ऑक्सिलियरी लैंग्वेज, ये ट्रू है। डी है कि इट इज़ नेवर फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड, ये फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो मान लो कि डी सही है। ए सी डी यानी कि सही होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए बी सी ओनली, ए सी बी डी। तो ए तो चूंकि सही है तो ए वाले ऑप्शन को पहले कंसिडर करो। बी सही गलत हो सकता है, बी वाले को हटा दो। तो इसका मतलब कि बचता है ए और सी। ये क्या है? सी एंड डी है क्या? दो ऑप्शन में सी एंड ए और ए एंड सी दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर वाह भी सही करना है, सब कॉपी पेस्ट मारे हैं पूरा साला। तो क्या है ऑप्शन सही, क्या है? ए एंड सी ओनली। सी क्या दिया है कि स्पीकर्स ऑफ्टन हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन ऑक्सिलियरी लैंग्वेज, ठीक है। लिमिटेड प्रोफिशिएंसी तो होता ही होता है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि ऑक्सिलियरी लैंग्वेज है तो कोई नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं कि फुल्ली प्रोफिशिएंट रहेगा स्पीकर, ठीक है। और ए दिया है कि इट इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज यूज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी और अक्रॉस कम्युनिटीज़, ये भी सही है। ये गलत है कहना कि स्वाहिली एंड जर्मन फुलफिल दिस फंक्शन इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। और डी जो है कि इट इज़ नेवर फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड। तुम्हारे पास ये 2021 का है ना, जून का,
तुम्हारे तो बुक में दिया हुआ होगा ये वाला। बुक है, खोले हो? देखो क्या है सही ऑप्शन, देखो तो। ए एंड बी दिया है। ए एंड सी सही है ना? अच्छा चलो, तो ए एंड सी सही है, मतलब कि दो चीज़ें इसके बारे में हो गई। पहला कि इट इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज यूज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, ठीक। दूसरा कि स्पीकर हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन द ऑक्सिलरी लैंग्वेज। ये दो चीज़ें सही हैं ऑक्सिलरी लैंग्वेज के बारे में। गलत क्या है? स्वाहिली एंड जर्मन फुलफिल दिस फंक्शन इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। ये गलत है कहना। और क्या गलत है इसके बारे में? कि इट इज़ नेवर फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऑक्सिलियरी लैंग्वेज होता है फंक्शनली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है, इसका फंक्शन लिमिटेड होता है। तो बैक चैनलिंग जो है कि इसका मतलब हो गया कि जब बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो इसमें व्हेन द अदर पर्सन इंटरजेक्ट्स द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। और दीज रिस्पॉन्सेज कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ, ठीक है। दे सिग्निफाई द लिसनर्स अटेंशन, जो लिसनर का कितना अटेंशन दे रहा है बात पे, कॉन्वर्सेशन पे, इसको सिग्निफाई करता है ये बैक चैनलिंग जो होता है, या चैनल क्यूज, ठीक है। जैसे यस, ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, ओ, ये सब जो है, ये यही सब है बैक चैनलिंग, ठीक है। तो मतलब आप समझ गया ना बैक चैनलिंग का मतलब क्या हो गया है। उसके बाद डेफिनेशन कौन दिया था इसका? विक्टर यंगवे 1970 में दिया था। टू डिस्क्राइब शॉर्ट मैसेजेस लाइक यस, हाँ। ड्यूअल चैनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि दैट टू चैनल ऑपरेट साइमल्टेनियसली, प्राइमरी चैनल ऑफ द स्पीकर एंड द सेकेंडरी चैनल इज कॉल्ड द बैक चैनल। सेकेंडरी को बैक चैनल बोला जाता है और स्पीकर वाले चैनल को प्राइमरी चैनल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रोल डिफ्रेंसिएशन, तो स्पीकर कम्युनिकेट्स थ्रू फ्रंट चैनल, स्पीकर फ्रंट चैनल के मदद से बोलता है, जबकि लिसनर बैक चैनल के मदद से रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद रिसेंट रिसर्च में क्या हुआ है कि नए टर्म्स आए हैं इसमें, जेनरिक कंटिन्यूअर्स के लिए और स्पेसिफिक असेसमेंट्स के लिए। जेनरिक मतलब कंटिन्यूअर, जैसे अच्छा अच्छा, और असेसमेंट्स का मतलब ओ ऐसा किया, अच्छा, समझे, ये हो गया स्पेसिफिक। उसके बाद है लिसनिंग इंडिकेटर्स, बैक चैनल रेस्पॉन्सेज लाइक राइट और नॉडिंग इंडिकेट दैट लिसनर्स आर पेइंग अटेंशन एंड इनकरेज द स्पीकर्स टू कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सब जैसे नहीं होता है कि आदमी सुनता है तो कुछ हाँ हूँ करते रहता है तो बोलने का मन करता है, चुपचाप मोबाइल चलाते रहेगा तो तुम्हारा मुंह खुद थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शनैलिटी है कि सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट बैक चैनल रेस्पॉन्सेज आर ऑप्शनल एंड सप्लीमेंट एन एग्जिस्टिंग कॉन्वर्सेशन। कुछ बैक चैनल रेस्पॉन्सेज ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी, कल्चरल वेरिएशंस। तो इसमें है कि बैक चैनल कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल बट वेरीज बाय कल्चर, कल्चर से वेरी कर जाता है बैक चैनल। जर्मन यूज़ फ्यूअर स्मॉलर बैक चैनल रिस्पॉन्सेज, बहुत कम बैक चैनल रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटर कल्चरल कन्फ्यूज़न, मतलब बैक चैनल नॉर्म्स कैन लीड टू कन्फ्यूज़न इन इंटर कल्चरल एनकाउंटर्स, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स अडॉप्ट टू द बैक चैनल नॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दैट दे आर अक्वायरिंग, जो लैंग्वेज वो अक्वायर कर रहे हैं उसके बैक चैनल को वो सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
टाइप्स ऑफ बैक चैनल रेस्पॉन्सेज। तो इसमें पहला है नॉन लेक्सिकल बैक चैनल्स। दीज आर वोकलाइज्ड साउंड्स विद लिटिल और नो रेफरेंशियल मीनिंग, जैसे These are often accompanied by gestures. They express support, surprise, or need for clarification without interfering the speaker's turn. Non-lexical back channel हो गया ये। उसके बाद है reduplication in English. Repetition of syllables like convey different function. ये दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये एक कमज़ोर एक्नॉलेजमेंट है, जबकि ये इट सिग्नल्स द कॉन्वर्सेशनल टर्न, यील्डिंग द कॉन्वर्सेशनल टर्न। अगला है फ्रेजल एंड सब्सटैंटिव बैक चैनल्स। फ्रेजल का मतलब कि सिंपल वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस लाइक रियली या वाओ। These assess the speaker's communication. अगला है सब्सटैंटिव, फ्रेजल के बाद। सब्सटैंटिव में क्या होता है कि मोर सब्सटैंशियल टर्न टेकिंग, ऑफ्टन आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन और रेपिटेशंस। समझे, ज़्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट में टर्न टेकिंग होता है यहाँ पे। दीज बैक चैनल्स एड्रेस द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द preceding utterance rather than the larger conversation. These back channel address specific aspects of the preceding utterance. मतलब जो पहले बात हो रही थी, ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है, बात करता है। पूरे कॉन्वर्सेशन के बारे में बात नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे मैं कल जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, क्या हो गया? तो एक्सीडेंट हो गया, है ना। कल जा रहा था के बारे में बात नहीं हो रही है। ये है सब्सटैंटिव। क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज ट्रू फॉर चैनल क्यूज, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि दे आर पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स विच सिग्नल अ शिफ्ट इन इंटरव्यू सिचुएशन। दूसरा है कि in Lebovian sociolinguistics, particular attention is paid to channel cues. तीसरा, Lebov insisted that each contextual style had to be accompanied by appropriate channel cues. हर contextual style को सही channel cue से accompany करना ही होगा। तो ये तो सही है, confirm। हाँ, और B भी सही होगा। Lebovian sociolinguistics, पर्टिकुलर अटेंशन इज पेड टू चैनल क्यूज इन लेबोवियन सोशियोलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लेबोव ने चैनल क्यूज के बारे में खास तौर से बात की है। दे आर पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स विच सिग्नल शिफ्ट इन इंटरव्यू सिचुएशन, ये पता नहीं। डी है कि इन पर्टिकुलर स्पीच रेट एंड लाफ्टर वेर नॉट कंसिडर्ड एज चैनल क्यूज, ये गलत है। तो यानी कि सही है बी और सी। बी सी तो सब पक्का सही है। बी सी ए बी सी है, ये गलत है। देखो बोले ना कि ये गलत है, डी को नहीं इंक्लूड करना था, क्योंकि स्पीच रेट और लाफ्टर इनको चैनल क्यू कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेबोव ने इसके बारे में खास तौर से बात की थी। और तो ए बी सी और ये जो चैनल क्यूज जो होते हैं, ये दीज आर पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स विच सिग्नल अ शिफ्ट इन इंटरव्यू सिचुएशन। इंटरव्यू सिचुएशन हो रहा है, इसमें जो शिफ्ट हो रहा है कॉन्वर्सेशन का, इसको चैनल क्यू इंडिकेट करता है, ठीक है। ये एक पैरालिंग्विस्टिक फीचर है जो चैनल क्यू है। चैनल क्यू ये एक पैरालिंग्विस्टिक फीचर है जो कि इंटरव्यू सिचुएशन में शिफ्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। लाफ्टर एंड स्पीच रेट, दीज टू आर इंडीड कंसिडर्ड एज चैनल क्यूज। एंड लेबोव, ठीक है, ने कहा कि हर कंटेक्चुअल स्टाइल
should be or must be accompanied by appropriate channel cues, उनको appropriate channel cues से accompany करना ही होगा। और यस, Labovian sociology with particular attention is paid to channel cues। BCDE मतलब लबोव के न्यूयॉर्क डिपार्टमेंटल स्टडी में ये पता चला था कि आर प्रोनाउंसिएशन वावल के बाद आर प्रोनाउंसिएशन, जैसे फ्लोर है ना, तो इसको फ्लोर बोलेंगे सब, ठीक है। लेकिन फोर्थ है तो फोर्थ में क्या करेंगे सब, आर साउंड डिलीट कर देंगे सब, जैसे फोर्थ फ्लोर, समझे। हाँ, फोर्थ फ्लोर, तो आर फ्लोर में आर सुनाई दे रहा है लेकिन फोर्थ में नहीं सुनाई दे रहा है, फोर्थ फ्लोर, समझे। तो आर प्रोनाउंसिएशन वावेल के बाद आ रहा है फ्लोर में, तो ये यंगर पीपल का फीचर था rather देन ओल्डर पीपल अभी भी फोर्थ फ्लोर बोलते थे, फोर्थ फ्लोर, इसमें दोनों में आर साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन यंगर पीपल जब बोल रहे थे तो वो कॉन्सोनेंट के पहले के आर को डिलीट कर दे रहे थे, जैसे फोर्थ फ्लोर वो बोलते थे, जबकि बुढ़े क्या बोलते थे, फोर्थ फ्लोर। यंगर बोलते थे फोर्थ फ्लोर, बुढ़े बोलते थे फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो ये हो गया, तो दो चीज़ें हो गई। अच्छा, ये पहला हो गया। अब दूसरा है कि दिस फीचर वॉज मोर लाइकली टू अकर एज द फॉर्मेलिटी लेवल ऑफ स्पीच इंक्रीज्ड वुड बी मोर लाइकली एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेलिटी लेवल जब बढ़ जाता था तभी ये चीज़ सुनाई देती थी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो हाइपोथेसिस था इसने न्यूयॉर्क के 3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स में किया था जो कि सोशल क्लास ग्रुप से डिवाइडेड थे। सोशल क्लास ग्रुप जैसे ब्लैक हो गए, रिच हो गए, पुअर हो गए, ठीक है। तो ऐसे डिमार्केशन था इनका। और चौथी चीज़ इसके बारे में क्या है कि ये मतलब जो वहाँ काम करने वाला था उससे ज़बरदस्ती सुन रहा था कि वो बोलता था कि ऑन विच फ्लोर इज इट, तो वो काम करने वाला बोलता था फोर्थ फ्लोर, समझे। तो ये बात जानबूझ के कहता था कि व्हाट, तो फिर कहेगा फोर्थ फ्लोर, ऐसे ही फोर्थ फ्लोर, गो टू फोर्थ फ्लोर, समझे। और ये कहना गलत है कि आर प्रोनाउंसिएशन, वावेल के पहले आर प्रोनाउंसिएशन ये ऊपर से आ रहा था, अबव से आ रहा था, ये गलत है कहना, समझे। टाइपोलॉजी ग्रीनबर्ग शुरू किया था 1960 में, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल देखो क्या होता है। एब्सोल्यूट यूनिवर्सल्स अप्लाई टू एवरी नोन लैंग्वेज एंड आर क्वाइट फ्यू इन नंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑल लैंग्वेजेस मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिवर्सल जो होता है वो हर एक लैंग्वेज पे अप्लाई होता है, जैसे कि सारे लैंग्वेजेस में कॉन्सोनेंट और वावेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल, दे रिफ्लेक्ट द प्रोमिनेंट ट्रेंड दैट आर फाउंड इन अ प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल होता है ये डोमिनेंट पार्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। जो लैंग्वेजेस में डोमिनेंट होता है उसके बारे में स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑल लैंग्वेजेस द सब्जेक्ट प्रीसीड्स द ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो ये है स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल, ठीक। ये हो गया एब्सोल्यूट, स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल दोनों। उसके बाद है
इम्प्लीकेशनल, नॉन इम्प्लीकेशनल यूनिवर्सल। तो इम्प्लीकेशनल यूनिवर्सल, इफ अ लैंग्वेज हैज प्रॉपर्टी ए देन इट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी बी। ठीक है, अगर ए है तो बी भी होगा। ठीक है, तो ये जो है कि इम्प्लीकेशनल यूनिवर्सल हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रीनबर्ग के यूनिवर्सल्स हैं वो सारे इम्प्लीकेशनल यूनिवर्सल्स हैं। ठीक, और नॉन इम्प्लीकेशनल का मतलब यही हो गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी होगा ही होगा। ठीक, इसके बाद है सब्सटैंटिव और फॉर्मल यूनिवर्सल। तो सब्सटैंटिव फॉर्मल यूनिवर्सल क्या होता है कि सब्सटैंटिव यूनिवर्सल जनरलाइज अबाउट लैंग्वेज कैटेगरीज। इट टॉक्स अबाउट द कैटेगरीज दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन लैंग्वेज। ये है सब्सटैंटिव यूनिवर्सल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल लैंग्वेजेस हैव नाउन्स। ठीक है, तो ये सब्सटैंटिव यूनिवर्सल का एग्जांपल है। इसके बाद है फॉर्मल यूनिवर्सल। तो फॉर्मल यूनिवर्सल जनरलाइज अबाउट द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज कैटेगरीज। ठीक है, फॉर्मल यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करता है। दे जनरलाइज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज कैटेगरीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मल यूनिवर्सल। सब्सटैंटिव यूनिवर्सल हो गया और फॉर्मल यूनिवर्सल हो गया। तो ये है सारे यूनिवर्सल्स। अब देखो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल के बारे में क्या नहीं सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें है कि ऑल लैंग्वेजेस हैव कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल साउंड्स। ठीक, ये एक एब्सोल्यूट यूनिवर्सल होगा। बी, ऑल लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, ये भी सही है। सी, ऑल लैंग्वेजेस मार्क सब्जेक्ट अग्रीमेंट ऑन द वर्ब, ये सही नहीं है। डी, ऑल लैंग्वेजेस हैव वेज टू फॉर्म क्वेश्चंस, उनके पास सारे लैंग्वेजेस के पास एक क्वेश्चन फॉर्मेशन का तरीका है, तो ये भी सही है। तो यानी कि ए बी डी सही होगा। ये हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट यूनिवर्सल के बारे में बात, और बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल्स के बारे में बात हो गया। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ट्रू अबाउट एब्सोल्यूट यूनिवर्सल। ए है ऑल लैंग्वेजेस हैव कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स। बी है ऑल लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। सी है ऑल लैंग्वेजेस मार्क्स सब्जेक्ट अग्रीमेंट ऑन द वर्ब। लेकिन अच्छा, डी है ऑल लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, और इसका आंसर दिया है कि नॉट ट्रू अबाउट एब्सोल्यूट यूनिवर्सल, ऑल लैंग्वेजेस हैव कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड, ऑल लैंग्वेजेस हैव वेज टू फॉर्म क्वेश्चन, और ऑल लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, ये इसका आंसर है ए बी डी। तो हिंदी में ख ख ये जो उवूलर साउंड है ये नहीं होता है। ठीक, उसके बाद एस्पिरेटेड वॉइस्ड स्टॉप्स इन हिंदी हैज़ लॉस्ट एस्पिरेशन इन द वर्ड इनिशियल पोजीशन, ये भी गलत है। जैसे पल और फल दोनों हिंदी में है। उसके बाद वावल आ हैज़ डेवलप्ड राउंडेड एंड बैक्ड प्रोनाउंसिएशन इन ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड कोंकणी। ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और कोंकणी में। ठीक है, आ जो है साउंड ये बैक्ड हो गया है, राउंडेड हो गया है, समझे। अनराउंडेड से राउंडेड हो गया है और बैक्ड हो गया है, पीछे चला गया है। तो ये सही है। इसके बाद लॉस ऑफ एस्पिरेशन इन द डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस रिजल्ट्स इन अनएस्पिरेटेड वॉइस्ड स्टॉप्स, है ना। एस्पिरेशन लूज हो जाएगा तो अनएस्पिरेटेड वॉइस्ड स्टॉप हो जाएगा। ये डार्डिक लैंग्वेजेस में हुआ है, कश्मीरी, शीना, भास्करिक, समझे। अगला देखो क्या है क्वेश्चन।
ट्रू, ट्रू दिया है ना कंपाउंड वर्ब में, ट्रू क्या क्या है तो ऑप्शन ए देखो, V2 इज कॉल्ड लाइट वर्ब है। बी देखो, V2 इज कॉल्ड पोलर वर्ब, गलत है। तो ए सही होना चाहिए। सी देखो, V2 इज कॉल्ड एक्सप्लिकेटर वर्ब। हाँ देखो, यही बोल रहा था ना मैं, V2 एक्सप्लिकेटर वर्ब होता है। सी भी सही है। बी गलत है। डी देखो, V2 इज कॉल्ड ग्रामेटिकलाइज्ड वर्ब, सही है। उसके बाद ई देखो, V2 इज कॉल्ड डीलेक्सिकलाइज्ड वर्ब, ये भी सही है। तो ए, V2 इज कॉल्ड लाइट वर्ब, बी खाली गलत है। ए सी डी ई, हाँ समझे, तो ए सी डी ई सही है। कि मतलब V2 को एक्सप्लिकेटर वर्ब बोला जाता है, लाइट वर्ब बोला जाता है, डीलेक्सिकलाइज्ड वर्ब बोला जाता है और ग्रामेटिकलाइज्ड वर्ब भी बोला जाता है। अगला देखो, तो इसका मतलब हो गया कि बी और डी सही है। तो एरर के बारे में बात हो रही है, तो एरर्स बिलोंग टू द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, है ना। उसके बाद एरर्स आर सिस्टमैटिक एंड मिस्टेक्स आर नॉट सिस्टमैटिक। एरर जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है, जो कॉम्पिटेंस में गलती हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से एरर होगा, ठीक है। लेकिन मिस्टेक कहीं भी हो सकता है, समझे। परफॉर्मेंस में मिस्टेक कहीं भी हो सकता है, वो उसका कोई सिस्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिस्टेक को ये भी है कि मिस्टेक को सही किया जा सकता है, जबकि एरर को नहीं सही किया जा सकता, क्योंकि एरर कॉम्पिटेंस में ही गलती हो गई है, वो पहले स्टेज में ही गलती हो गई है, समझे। जब जिंदगी की पहली सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो 12th के बाद मान लो कि तुम गलती कर दिए, BA ले लिए, लेकिन उतने में ही तुमको सरकारी नौकरी की तैयारी करके बैंकिंग की और ले लेना चाहिए था नौकरी, वहीं तुम गलती कर दी है। तो अब तुम यहाँ आज फंसे हुए हो, PhD कर रहे हो, समझे। तो एरर प्राइमरी लेवल में ही गलती को बोला जाता है। अच्छा, और गलत क्या क्या है एरर के बारे में, कि मिस्टेक और एरर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये कहना गलत है। और मिस्टेक सिस्टमैटिक होता है जब चाइल्ड्स क्या है, हम्म, चाइल्ड्स होता क्या है, क्या पूछ रहे हो। तुम्हारा आवाज अजीब आता है वे। चाइल्ड्स तुम है कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस फॉर चाइल्ड स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट और इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लैंग्वेज डेटाबेस, यानी सी और डी, सी एंड डी ओनली। चाइल्ड सी है, BCD, 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 ABC, ABD,
ABC सही है ना, ABC। ए है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ मीनिंग इन एडवर्टीजमेंट। प्रचार में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक पावरफुल सोर्स ऑफ मीनिंग हो सकता है। उसके बाद बी है कि सिंबल्स आर एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, है ना, यानी कि आइडियाज़ का एसोसिएशन होता है सिंबल्स। सी, सिंबल्स आर कल्चरली अग्रीड कन्वेंशंस, so it is perfectly possible that it may not give the same meaning in another culture, है कि नहीं। कल्चरली अग्रीड कन्वेंशन होता है ये, तो ये फेयरली पॉसिबल है कि इट माइट नॉट गिव द सेम मीनिंग इन सम अदर कल्चर, ठीक है। हाँ, और डी तो गलत ही है, तो ए बी सी। अब अगला देखो, लैंग्वेज एंड ब्रेन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स है। फॉरेंसिक लैंग्वेज एंड ब्रेन, लैंग्वेज एंड ब्रेन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। हाँ, और लैंग्वेज एंड ब्रेन क्या होता है फिर? लैंग्वेज एंड ब्रेन क्या होता है फिर? अबे लैंग्वेज एंड ब्रेन क्या होता है फिर? लैंग्वेज एंड ब्रेन होता है तुम्हारा न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। F0 फंडामेंटल टोन मतलब वॉइस वोकल कोड वाइब्रेशन, समझे। ये है F0 बेस एकदम नीचे। तो सबसे पहले F0 का मतलब है कि फंडामेंटल टोन, और फंडामेंटल टोन क्या मेजर करता है? तो वोकल कोड वाइब्रेशन, ठीक। लेफ्ट हैंड कहाँ से हो जाएगा? अरे बकचोदी कर रहे हो, आगे बढ़ो, कब से देख रहे हैं। ब्लूटूथ लेफ्ट हैंडेड एंडोसेंट्रिक होगा। क्या क्या पढ़ रहे हो 4 साल से? गधा भी तुम्हारे आगे जो है कि सिर मस्तक कर देगा अपना, हैं? गधों का सरदार हो तुम, लग रहा है। कॉपी थियरी रिप्लेसेस ट्रेस थियरी। नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। नीड्स टू बी चेक्ड ऑफ एज सून एज इट एंटर्स द डेरिवेशन। A syntactic operation which is applicable only when other options are prohibited must apply at least once, and if its single application is sufficient for the derivation to converge, economy considerations should block. Copy theory replaces trace theory। फिर trace theory खत्म हो गया। Copy theory replaces the trace theory। ये पार्ट 1 था ना।